नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा की तुलना एवं कानून निर्माण की प्रक्रिया। हमने पूर्व के व्याख्यानों में हमारी संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के संगठन और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने जाना कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कितनी पदावधि होती है और साथ ही इन्हें क्या विशेषाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ इनकी क्या शक्तियां हैं और क्या दायित्व हैं। अब ये जानने के साथ ही हमें जानना बहुत आवश्यक है कि दोनों के मध्य अंतर है क्या, कि राज्यसभा और लोकसभा जो दोनों सदन हैं इनके मध्य क्या अंतर है और देश में जो व्यवस्थापिका है वो कानून का निर्माण किस प्रकार से करती है। पहला अंतर जो है नामांकन के संदर्भ में, जैसे कि नाम से ही आभास हो जाता है कि जो हमारा प्रथम सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन आदि कई नामों से जाना जाता है। वहीं राज्यसभा को द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन आदि कई नामों से जाना जाता है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और हम एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। इस कारण हमारी व्यवस्था में जो शासन की अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है, लेकिन हमारे यहाँ ये शक्ति मतदाताओं में निहित है। मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपनी शक्ति को उजागर करते हैं। द्वितीय अंतर अगर हम करते हैं तो वो है प्रतिनिधित्व के संदर्भ में है कि लोकसभा के सदस्य जहां जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि उनका निर्वाचन जनता या मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। क्योंकि हमने ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि हमने लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जहां पर शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। यानी कि जो मतदाता हैं वो एक निश्चित आयु यानी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करने के उपरांत मतदाता सूची में नाम दर्ज करा अपने प्रतिनिधि को मत दे सकते हैं और उस मत के माध्यम से वो प्रतिनिधि लोकसभा में जाता है और लोकसभा में जाकर सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं के प्रति आकर्षित करता है और कानून निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जबकि राज्यसभा जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा या मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। माना कि जैसे राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें 1971 की जनगणना के अनुसार संविधान संशोधन कर जनसंख्या का आधार 1971 को मान लिया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान में हैं। उन 10 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है वो मिलकर करते हैं और इनका चुनाव दलगत आधार पर होता है। यानी कि विधानसभा में जिस दल की जो दलगत स्थिति होगी उसी के आधार पर उतने सदस्य निर्वाचित होकर चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व के संदर्भ की बात करें तो दोनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ पर लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो हम देखते हैं कि लोकसभा जो है उनकी सदस्य संख्या संविधान के अनुसार 552 अधिकतम हो सकती है, जबकि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं उनमें से 530 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभा जो राज्य हैं उनके एकल सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र है उनमें से होता है और 13 सदस्यों का जो निर्वाचन है संघ शासित प्रदेशों में से होता है और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में
एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर वर्तमान के अंदर 545 सदस्य हैं। वही हम अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष स्थान रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से होते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों के अलावा बाकी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें निर्वाचन पद्धति की तो हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार की निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, वहीं राज्यसभा सदस्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। यानी लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है उसके लिए संपूर्ण भारत को एकल सदस्यीय मतदाता एकल सदस्यीय क्षेत्रों में बांटा गया है और वहाँ पर विभिन्न दलों के द्वारा प्रतिनिधि खड़े होते हैं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम है वो प्रत्यक्ष रूप से मत देकर अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेज सकता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो जनता प्रत्यक्ष ना करके अप्रत्यक्ष करती है, यानी कि जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य हैं वो उनको चुनकर भेजते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। अगर हम पदावधि या कार्यकाल की बात करें तो दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। जहाँ पर लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक सत्ताधारी दल का बहुमत निम्न सदन में है तब तक लोकसभा का अस्तित्व रहता है। अगर वो बहुमत खो देती है तो उसका को भंग कर दिया जाता है या भंग मान ली जाती है। उसके विपरीत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग भी हो जाए तब भी वो भंग नहीं होता है। अगर हम इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन समय से पूर्व यदि वो त्यागपत्र दे दें या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या विश्वास प्रस्ताव गिर जाए या वित्त बजट में से 1 रुपये की भी कटौती हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में लोकसभा भंग मान ली जाती है और सदस्यों का कार्यकाल उसी समय खत्म हो जाता है। और साथ ही यदि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दे उस समय लोकसभा भंग मान ली जाती है। वहीं राज्यसभा जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, निश्चित होता है। वो केवल त्यागपत्र के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं। साधारण विधेयक की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन पारित कर दे, द्वितीय सदन के पटल पे जाता है और वो भी उसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर से कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यदि कोई विधेयक लोकसभा में रखा गया और वहाँ से वो पारित होकर राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा उसे पुनः विचार के लिए लौटाती है, संसदों के लिए लौटाती है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक में लाने का अधिकार है और उस स्थिति के अंदर लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी होने के कारण उस विधेयक का जो भविष्य है लोकसभा पर निर्भर करता है। अगर संवैधानिक संशोधन करता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अगर हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन संबंधी। एक सदन पारित कर दे, द्वितीय सदन में जाएगा। यहाँ पर अगर लोकसभा में वो प्रस्तुत होता है और पारित होने के बाद राज्यसभा जाता है तो यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है कि राज्यसभा उसे कितने दिन में पारित करे। यहाँ पर दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है।
अगर वित्त विधेयक के संदर्भ में बात करें तो वित्त विधेयक के संदर्भ में अंतिम शक्ति केवल लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। अगर देश के आय व्यय का जो लेखा जोखा है, बजट या कोई वित्त विधेयक हो या विनियोग विधेयक हो या देश की संचित या आकस्मिक निधि से व्यय करने का कोई प्रस्ताव हो, तो वो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अगर बजट लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा के पास गया है तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन के लिए तक ही रोक सकती है और उसके बाद उसे अनुमति प्रदान करनी ही होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त विधेयक के संदर्भ में या वित्त के संदर्भ में जो नियंत्रण है वो लोकसभा का है, राज्यसभा को यहाँ पर शक्तिहीन बनाया गया है। अगर हम कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो हम देखते हैं कि ये शक्ति भी जो है लोकसभा को प्राप्त है। कारण उसका ये है कि जो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और विपक्ष द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है पारित हो जाए या सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास मत जो रखा गया है वो गिर जाए तो उन परिस्थितियों में लोकसभा भंग हो जाती है। इस प्रकार लोकसभा सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा को जो समान कार्यपालन शक्तियाँ प्राप्त है वो है कि वो संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, तारंकित प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है या फिर जो शून्य काल है या प्रश्न काल है उसमें प्रश्नों को पूछ सकती है और इस प्रकार वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालन दृष्टि से यहाँ पर जो शक्ति है अंतिम रूप से वो लोकसभा को प्राप्त है। अगर हम निर्वाचन की और महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो हम देखते हैं कि निर्वाचन के संदर्भ में राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस संदर्भ में हम देखें कि यहाँ पर दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है, दोनों समान रूप से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान रूप से भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो या कोई हमारा संवैधानिक पदाधिकारी जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है जैसे कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य या सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष या सदस्य, चुनाव आयोग का आयुक्त या सदस्य, उनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों को यहाँ पर समान शक्तियाँ प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होने के साथ साथ इस निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में राज्यसभा को केवल 2 क्षेत्रों में विशेष शक्तियाँ प्राप्त जो लोकसभा को नहीं है। वो है अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो ताकि लोकसभा उस पर कानून बना सके तो वो प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही रखा जाएगा और राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कर दे बहुमत से तो लोकसभा को या संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की तो 352 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि नवीन अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जानी है तो संसद को नवीन अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों सदनों की तुलना करने के उपरांत हम देख सकते हैं कि दोनों सदनों में लोकसभा को यहाँ पर शक्तिशाली बनाया गया है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की लोकसभा और अमेरिका की जो सीनेट है तो ब्रिटेन की लोकसभा की तरह एकदम शक्तिहीन भी हमारा सदन नहीं है और सीनेट की तरह शक्तिशाली भी सदन नहीं है, यानी कि बीच का सदन है। अगर हम कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। संघ सूची, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। कानून बनाने के लिए जो विधेयक है वो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक भी 2 प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अगर सरकार के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो सरकारी विधेयक है। अगर किसी सदस्य के द्वारा जो सरकार का पार्ट नहीं है प्रस्तुत किया जा रहा है तो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब अमूमन अगर एकीकृत रूप में
कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो हम देखते हैं कि संबंधित विभाग द्वारा जिस विषय पर कानून बनाया जाना है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक सदन उसे जब रखा जाता है पटल के अंदर संबंधित मंत्री के द्वारा, तो उस पर बहस होती है उनके विभिन्न विषयों पर। अगर उस ड्राफ्ट में संशोधन करना हो तो उसके लिए प्रवर समिति का निर्माण किया जाता है। प्रवर समिति के जो सभापति और सदस्य हैं वो संबंधित ड्राफ्ट पर विचार करती है और संशोधन के साथ में वो संबंधित मंत्री को सौंप देती है, संबंधित मंत्रालय को सौंप देती है। फिर उसके बाद नवीन ड्राफ्ट रखा जाता है और उस पर बहस होती है, फिर मतदान होता है, फिर वो द्वितीय सदन में जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून का स्वरूप धारण कर लेता है। हम देखते हैं कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में संसद में 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन जो है वो प्रथम सदन में जब रखा गया है और वहाँ पर जब प्रवर समिति में जाने से पूर्व को प्रथम वाचन कहते हैं। उसके उपरांत जब बहस होती है, मतदान होता है और पारित हो जाता है तो द्वितीय वाचन है, और राष्ट्रपति के पास जब विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है तो तृतीय वाचन कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की तुलना और कानून निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।